स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के बिहार चुनाव को लेकर और रैलियों की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं। राहुल ने बिहार से पीएम मोदी पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने बिहार में चीन का मुद्दा उठाया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भी 370 को लेकर राहुल पर कटाक्ष किया है। रैलियां ताबड़तोड़ जारी हैं और रैलियों में जिस तरीके से वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की तरफ से आज ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। जहां भागलपुर में भी प्रधानमंत्री की रैली इस वक्त हो रही है, वहां से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू पर निशाना साधा है। बिहार को लूटकर परिवार की तिजोरियां भरी है, ये प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो तेजस्वी के साथ जब रैली हुई थी तो राहुल गांधी बोले थे कि पीएम मोदी ने प्रवासी मजदूरों को बेसहारा छोड़ दिया। तमाम ऐसे आरोप हैं, ये चुनावी रैलियों के दौरान देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके का जोश चुनावी रैलियों में दिख रहा है वो साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहा है। जिस तरीके से आज की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 3 रैलियां संबोधित की है। सासाराम, गया और भागलपुर में पीएम मोदी ने रैलियां की और इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार भी मौजूद थे। साथ ही साथ जीतन राम मांझी भी उनके साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी के निशाने पर इस दौरान लालू परिवार रहा। पीएम ने साथ ही यूपीए सरकार पर बिहार की विकास गति रोकने का भी बड़ा आरोप लगाया है। तो वहीं अगर बात राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव थे, जहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया, चीन का मुद्दा उठाया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 370 को लेकर राहुल पर कटाक्ष किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की जरूरत है काफी, इसीलिए हमने 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया था। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सालों में बिहार में 3,500 किलोमीटर के राष्ट्रीय मार्ग बनाए गए। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं जो अपनी रैलियों के माध्यम से प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए हैं। बिहार विकास का हकदार है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि बिहार में विकास कार्यों की गिनती जहां एनडीए करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं गठबंधन की अगर बात करें तो वो एनडीए पर ताबड़तोड़ हमला करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वक्त बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। उसे एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। इस प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से आपको बैंकों से आसानी से कर्ज मिलेगा। आपको अपने घर को लेकर किसी तरह की चिंता में नहीं रहना होगा। बिहार चुनाव के बाद, एनडीए सरकार बनने के बाद यहां भी इस योजना को लागू किया जाएगा। अभी 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख लोगों को स्वामित्व का कार्ड दे दिया गया है। आपके यहां भी ये बहुत तेजी से शुरू होने वाला है। भाइयों और बहनों, आज भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर बिहार में विरोध और अवरोध को जरा भी मौका मिला तो बिहार की गति और प्रगति दोनों धीमी पड़ जाएगी। इसलिए नीतीश जी की अगुवाई में भाजपा, जेडीयू, हम और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए को एक एक वोट पड़ना चाहिए। हर एक किसी का वोट पड़ना चाहिए। एक एक नागरिक का वोट पड़ना चाहिए। और इसलिए आपको मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए जरूर पहुंचना है। हमें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए
जो भी जरूरी कायदे हैं उनका हमें पूरा पालन भी करना है। अंत में एक और आग्रह मैं आपसे करूंगा। त्योहारों का सीजन है, इसलिए जो भी खरीदारी आप करेंगे अधिक से अधिक लोकल खरीदेंगे। भागलपुर की सिल्की साड़ी, मंजूषा पेंटिंग और दूसरे उत्पादकों को बहुत बड़ा सपोर्ट कीजिए। हमारे मिट्टी के हस्तशिल्पियों, दूसरे शिल्पियों के बनाए बर्तन, दिए, खिलौने जरूर खरीदिए। हम मिलकर कोशिश करेंगे तो बिहार भी आत्मनिर्भर होगा, भारत भी आत्मनिर्भर होगा। आप यहां आए, इतनी बड़ी संख्या में आए, हमें और हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद दिया। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो भागलपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातों पर गौर किया है। कृषि को आधुनिक बनाने का लाभ किसानों को मिलेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। नए कृषि कानून से बिहार के किसानों को मदद मिलेगी, ये बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी रैली में कही। ये लोग एमएसपी को लेकर अफवाह फैला रहे हैं, किसानों पर जोर दिया गया, एमएसपी पर किसानों से झूठ बोल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में कहते हुए नजर आए हैं। बड़ी बातें आपको बता दें, भागलपुर रैली में पीएम मोदी ने कई ऐसी बड़ी बातों का जिक्र किया है। भले वो किसान को ले लीजिए, सीएम नीतीश की अगुवाई में सभी लोग एकमत है, ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। जनता ने एनडीए को फिर जीत दिलाने की बात ठानी है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। एनडीए की जीत तय है, विपक्ष ने भरी सिर्फ अपनी तिजोरियां, ये रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए हैं। विपक्ष को जहां आड़े हाथों लिया है तो वहीं अपनी योजनाओं के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है। पीएम मोदी ने भागलपुर की जनसभा में बिहार विकास का हकदार है, ऐसे लोग जिन्होंने अपने परिवार का विकास किया वो दोबारा बिहार पर राज नहीं कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा। राजद पर पीएम मोदी ने कहा कि वो लोग सरकारी नौकरियां देने को रिश्वत का जरिया मानते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जिन्हें शिक्षा का महत्व नहीं पता वो राज्य का भविष्य कैसे संवारेंगे। बिहार में पहले की सरकारों ने आदिवासियों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, झूठे वादे किए। हमारी सरकार आदिवासियों के घर और रोजगार पर ध्यान दे रही है। अनुच्छेद 370 को लेकर भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, उसका भी। भागलपुर की चुनावी सभा में कहा कि विपक्षी पार्टियां अनुच्छेद 370 से लेकर राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने में जुटे हैं। ये लोग सिर्फ सत्ता सुख के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता ठान चुकी है कि फिर एनडीए की सरकार बनकर रहेगी। ये बड़ी बातें हैं जो भागलपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। तो बिहार चुनाव में पार्टियों की तरफ से वार पलटवार किया जा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। सवाल यह है कि जब चाइना की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली, भाई और बहनों 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारी प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए यह क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। सवाल भाइयों और बहनों ये है। आज कहते हैं मैं सिर झुकाता हूं, मगर
हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला कि चाइना का कोई भी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल ये है। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे, यह बताइए। और यहां आकर उल्टे सीधे झूठ मत बोलिए। यहां बिहारियों को झूठ मत बोलिए। आप बिहारियों को यह समझाइए कि आपने उनको रोजगार कितना दिया और कब। पिछले चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मिला? किसी को मिला? जीरो। आते हैं, कहते हैं किसानों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, सेना के सामने मैं सिर झुकाता हूं, मजदूरों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, छोटे व्यापारियों के सामने मैं सिर झुकाता हूं। और दूसरे घर जाते हैं और अंबानी और अदानी का काम करते हैं। भाषण आपको देंगे, सिर झुकाएंगे आपके सामने, मगर जब काम करने का समय आएगा तो फिर काम। और इस बीच श्रीनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि श्रीनगर में बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से बैठक की जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी के नेता इस वक्त मौजूद है इस बैठक में। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से जब से महबूबा मुफ्ती की रिहाई हुई है तब से बैठकों का दौर जारी है। पार्टी के नेताओं की बैठकें लगातार हो रही है। शायद अब एक नई तैयारी की ओर ये पूरी पार्टी जाती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी जिस वक्त गुप्कार की बैठक भी हुई थी, उस वक्त भी तमाम पार्टी के नेता वहां पर मौजूद थे और कई ऐसे बड़ी पार्टी के नेता एक साथ मिलकर नए संगठन की ओर भी आगे को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद से ही एक बार फिर से जिस तरीके से सियासी हलचल तेज हो गई है, पार्टियों का दौर शुरू हो चुका है और कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से हवा बदलती हुई नजर आ रही है। जहां 370 हटाने के बाद से महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया था, लेकिन जब उनकी रिहाई हुई तो एक बार फिर उनके आवाज उठती हुई नजर आई। 370 को वापस करने की मांग की जा रही है। ये एक सियासी जंग है जो हम पुरअमन तरीके से लड़ेंगे और इसमें मैं चाहूंगी वो भी इकट्ठा होना है, क्योंकि ये जंग महबूबा मुफ्ती या फारूक साहब या सजाद गनी लोन साहब या उमर साहब अकेले नहीं लड़ सकते। हम इकट्ठे होकर भी नहीं लड़ सकते जब तक हमारे लोग भी इकट्ठे नहीं हो जाए। तो मैं आज काफी देर से आप लोगों से बात करना चाहती थी, मिलना चाहती थी। मुझे मालूम है कि आपके जहनों में बहुत सारे सवालात होंगे और बहुत सारे खदशात होंगे जो आप करना चाहेंगे। आप जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, मगर थोड़ा सा तजर्बा लिहाज रखिए। रिक्वेस्ट करेंगे कि 1 by 1 आप क्वेश्चन करें ताकि आसानी से सुना भी जाए और जवाब। मैम 5 अगस्त से पहले आपने तकरीर में कहा था कि अगर 370 की साथ लगाया जाए, इसकी छेड़छाड़ की जाए, यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई भी एक्सट्रीम लीडर हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराए, तो वो सूचना हमारे सामने है। तो क्या आप तैयार है? किसके लिए तैयार है? झंडा उठाने के लिए। देखो, झंडा तो मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं।
आइन का हिस्सा है, जब इन्होंने खुद ही उस आइन की धज्जियां उड़ाई, उस झंडे की धज्जियां उस दिन उड़ाई जब जम्मू में रेप हुआ, और उस झंडे को लेके ये उन रेप के जो रेपिस्ट थे उनके हक में नारे देने लगे। इन्होंने तो खुद ही किया, कॉन्स्टिट्यूशन को भी। What do they expect from us? हमारा झंडा तो ये है, और हमारा उस झंडे के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फ्लैग, जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा, हम वो झंडा भी उठा लेंगे। फिर जेल में डाल देंगे तो और क्या है, रेजिस्टेंस। ओके, पहले उन्होंने उनको लिख के दिया था कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। दिस इज अ लॉन्ग ड्रॉन फाइट, ये बहुत लंबी लड़ाई है, इसमें हमने लड़ना है और सब लड़ना है। टेरिटरी हो या स्टेट हो, इवन महबूबा मुफ्ती इज नो मोर फॉर पावर। मैं पहले भी पावर के लिए नहीं थी। अगर पावर की मुझे लालच होती तो हम कांग्रेस छोड़ के पीडीपी नहीं बनाते, हमें क्या कमी थी। वी आर नॉट ओनली फॉर पावर, सॉरी आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू दैट कि बीजेपी अगर हमें सिर्फ पावर चाहिए होता तो हम कांग्रेस के साथ ही सरकार बनाते। मगर मुफ्ती साहब का जो आखिरी तकरीर उन्होंने 28 जुलाई की हमारे फाउंडेशन डे पे उन्होंने कहा लोगों को कि मुझे कुछ सीटें दे दो, मैं जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से कुछ काम करना चाहता हूँ। He had a choice to go with Congress, to go with NC, but why did he opt for BJP? Because उन्होंने एक जिन को बोतल में बंद करने की कोशिश की थी। उनको मालूम था बहुत बड़ा तूफान आ रहा है मुल्क के अंदर, और ये तूफान टेम्पररी नहीं है, ये एक इलेक्शन का जिन नहीं है, ये दूसरे इलेक्शन में भी आएगा। और अगर जम्मू कश्मीर में जो हमारे पास है उसको प्रोटेक्ट करना है, 3 महीने उन्होंने लगाया, तब जाके एजेंडा ऑफ अलायंस साइन हुआ। और जब तक हम सरकार में रहे, हम दीवार बन के, हम तो खत्म हो गए खुद, हम तो जल बुन गए, मगर हम बीच में खड़े रहे, हमने उनको हाथ नहीं लगाने दिया। ये तो बदकिस्मती है। वाजपेयी भी इसी जमात का था। Whatever is to be done, we'll do that. मैंने तो खून की बात की, मैंने कहा अगर इस बार लीडर्स को अपना खून देने की जरूरत पड़ेगी, महबूबा मुफ्ती विल बी द फर्स्ट वन टू डू दैट। मेरे भाई ये जवाब तो सुनो मेरे भाई, ये जो किया ये हिंदुस्तान की एक सवाल का जवाब देने दो ना। ये जो भी किया ये तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने किया ना, जम्मू कश्मीर की असेंबली ने तो नहीं किया, जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने तो किया नहीं। वो तो नहीं, वो तो यहाँ से क्या किया, वो तो वही किया उन्होंने, जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में हुआ। Let us not get into a debate. It was the Constitution of India जिसको उन्होंने डिस्क्रिप्ट, उसकी बेइज्जती की, उसके ऊपर चढ़ के उन्होंने पार्लियामेंट को मिसयूज किया। मैंने कहा था पार्लियामेंट हैड नो राइट टू डू इट। एक मिनट मुझे बात करने दीजिए। जब तक हम रहे, हम दीवार की तरह खड़े रहे इसके सामने। कोर्ट में चला तो मैंने उनको कहा कि अगर आपने इसके साथ छेड़छाड़ की तो हम सरकार छोड़ देंगे। हम तो मर मिट गए इसी चीज के ऊपर। मुफ्ती साहब ने तो कुछ सोच समझ के इस जिन को बोतल में बंद कर दिया था, जो बाद में बाहर आ गया। उनकी तो शिकायत मुझसे यही है कि आप जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को कंट्रोल नहीं कर सके, आपने 12,000 छोड़ दिए। आप जमात इस्लामी को कंट्रोल नहीं करते हो, आपने जमात इस्लामी छोड़ दी। आप लाश मिलिटेंटों की वापस क्यों देती हो? आपस में फसाद हो गया, झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से सरकार गिरी, और उन्होंने फिर हर चीज का बदला जो है कश्मीरियों से लिया और पार्लियामेंट को मिसयूज किया। They desecrated the Constitution of India. उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ा दी अपना मैनिफेस्टो पूरा करने के लिए। इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो जो करेंगे
कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ करेंगे वो सही है, वो गलत है। वो तब भी गलत था, वो आज भी गलत है। Ripat, you have had your say. There are others also very brilliant. रिग्रेट तो है कि हमने शायद होना चाहिए कि हमने एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर में जिस पार्टी में जिसका वाजपेयी जी भी थे, उसमें अपना फेथ रखा, ट्रस्ट रखा। हो सकता है कि हमारा उनके ऊपर ट्रस्ट करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां नहीं उड़ाएंगे। ये किसको मालूम था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाएंगे जब उनके पास ब्रूट मेजॉरिटी होगी? क्या ब्रूट मेजॉरिटी का ये मतलब है कि आप तलवार चढ़ा दो लोगों के सरों के ऊपर? Does that mean to have a brute majority? But unfortunately, brute majority उनके पास मिसयूज किया और यहाँ से लूट के ले गए वो चीज जिसपे उनका कोई हक नहीं था। लोगों का साथ इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए चाहिए और किस लिए चाहिए? क्या लोगों का साथ आपको, आप चाहती है कि लोग आपको वोट दें और आप पॉलिटिकल लड़ाई आगे ले जाए? अरे भाई, मेरे लिए स्ट्रीट्स कोई नई बात नहीं है, ये आप भी जानते हो। आई हैव बीन अ स्ट्रीट फाइटर, यू नो दैट। और मैंने पहले भी कहा, जाती तौर पे जाती पार्टी के वर्कर से मिलके बात करेंगे हम, फिर पीपल्स अलायंस की पार्टी मिलेंगी, हम आपस में बात करेंगे। जो इलेक्शन का, जहां तक मेरा जात का, महबूबा मुफ्ती की जात का सवाल है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन इलेक्शन, लेट मी टेल यू दैट। मैं जो आईन जिसके अंदर में इलेक्शन लड़ती थी, आई एम सॉरी, जो फेक टीआरपी टीवी है, मैं उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। आई एम रियली सॉरी, आई वोंट डू दैट। रिपब्लिक देखिए, ये तो बीजेपी की कोशिश है टू डिवाइड पीपल, कश्मीरी एंड डोगरास, शियाज एंड सुनीस, गुजर्स एंड पहाड़ीज, मगर हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है, अ बंच ऑफ पीपल में गेट टुगेदर इन जम्मू एंड आस्क फॉर समथिंग, मगर उसका ये कहीं मतलब नहीं है कि हम जो हम करें वो नेगेट कर सकते हैं। वी स्टैंड बाय व्हाट वी हैव सेड एंड इंशाल्लाह वी विल यूनाइट पीपल। इतना मुश्किल था। हुर्रियत लैंग्वेज बोल रहा हूं या नहीं, मैंने तो पहले ही वो क्लियर किया कि आई एम नॉट, माय स्ट्रगल विल नॉट बी कन्फाइंड टू रेस्टोरेशन ऑफ 370, इट विल गो बियॉन्ड दैट, इट विल बी फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम। उसमें जो भी हमारा रोल बनता है हम उसको करेंगे। मैंने कहा ना, मैंने जहां तक पीडीपी का सवाल है, अब तो हम अकेले नहीं हैं। जैसे आपको याद होगा पंचायत इलेक्शन से तो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी तरह इस वक्त पहले में अपने जो हमारे वर्कर है अपनी पार्टी के अंदर डिस्कस करेंगे, उसके बाद पीपल्स अलायंस में हम ये बात डिस्कस करेंगे और जो वहां से फैसला इकट्ठा हम करेंगे वही फैसला सब पे जो है लागू होगा। मगर जहां तक मेरा पर्सन का सवाल है, लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं। होती है क्या, कुछ बातें तो मेरे ख्याल में कहने की नहीं होती, समझने की ज्यादा होती है। नहीं, वो तो मैं नहीं बताऊंगी, दैट इज नॉट डन। वो एक वो तो सबको पता है कि वो, क्योंकि भाई हम बाहर जाके 370 पे बात नहीं करेंगे, अगर बात करेंगे तो 50,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। और जब आप उसका तो आपने खुद देखा, जब हमारी कुछ लेडीज निकली जम्मू कश्मीर की, उस दिन उन्होंने वहां प्रोटेस्ट किया तो उन सबको जेल में डाल दिया और उसके बाद बॉन्ड लिख के लिया उनसे भी कि हम 1 साल तक बात नहीं करेंगे। तो ये तो दिस इज नथिंग टू गेस अबाउट।
पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज बैठक की है। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने के बाद ये पहली बैठक की गई है और आपको बता दें कि महबूबा ने 14 महीने की लंबी नजरबंदी से रिहा होने के 10 दिन बाद आज अपने निवास में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की है, जिसकी उन्होंने खुद अध्यक्षता की है। जम्मू कश्मीर में मौजूदा स्थिति और पार्टी मामलों की चर्चा इसमें की गई। तो महबूबा मुफ्ती की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है और जब से उनकी रिहाई हुई है तब से सियासी हलचल तेज होती जा रही है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।